हमारे YouTube चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आए हैं एक स्टेशन पर, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं एक स्टेशन मास्टर जो है उनसे हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं स्टेशन मास्टर साहब से। तो दोस्तों ये है हमारे स्टेशन मास्टर साहब है, आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे सर हो? आपका नाम? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीष चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे। सर आप रहने वाले कहाँ से हो? मैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में नकुड़ तहसील में गांव है मेरा रणदेई, वहां से बिलोंग करता हूँ। जी सर। सर ये यदि हमारे कुछ स्टूडेंट या आप अभी स्टूडेंट हो या अभी पढ़ाते हो? नहीं, मेरा एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पे मैं बच्चों को निःशुल्क कोशिश करता हूँ पढ़ाने की। जितना भी मुझे मैक्सिमम टाइम मिलता है मैं अपने बच्चों के साथ ही शेयर करता हूँ अपने टाइम को। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात है, अभी सर स्टेशन मास्टर है फिर भी अभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ताकि हमारे देश का समाज और ये जितनी भी पढ़ने वाली ये है अपनी जनरेशन है ये आगे बढ़ सके। तो दोस्तों हम पूछते हैं कि क्या सर हम भी स्टेशन मास्टर बन सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए? तो सर बताइए प्लीज थोड़ा। हाँ देखो साथियों, जो मेहनत करेगा, आप एक पर्टिकुलर गोल बना के अपनी तैयारी करोगे तो ऐसा कुछ भी असंभव है ही नहीं दुनिया में। अब इम्पॉसिबल में भी उसके आगे लिखा हुआ साफ साफ कि आई एम पॉसिबल। तो इतना बड़ा तो कोई वो है ही नहीं इशू कि आप नहीं बन सकते। जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा ही मिलेगा। तो सर स्टेशन मास्टर बनने के लिए हमको कौन सा फॉर्म भरना है और क्या हमको करना पड़ेगा? स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको एनटीपीसी एक नॉन जो होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपके पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर कैटेगरी के लिए होता है तो उसके लिए आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कितना प्रोसेस है, और इसके मतलब स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। आपको CBT 1 देना होगा, CBT 2 होगा, आपका साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ही स्टेशन मास्टर की पोस्ट दी जाएगी। तो दोस्तों हम अभी वीडियो को जारी रखते हैं क्योंकि अभी सर ऑन ड्यूटी है और वर्किंग भी कर रहे हैं। दिखा दीजिए आप, इधर भी ये वर्किंग चल रही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर से हम। तो सर आप बताएं कि हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कैसे हमको पढ़ाई करनी चाहिए? देखो मेरा मानना तो ये है साथियों, आप किसी भी उसके कंपटीशन की तैयारी करो तो उससे पहले आप उसका सिलेबस निकाल लो। उसके बाद आप उसकी यूनिट देखो कि उसमें आप दो कैटेगरी बनाओ एक पेपर पे कि कौन से इसमें हमारे मतलब अच्छे हैं और कौन से हमारे इसमें खराब है। मतलब किस पे हमारी स्ट्रेंथ है, मतलब कमांड अच्छी है, और किस पे हमारी कमांड कमजोर है। तो जिन पे अच्छी है उनका हल्का अभ्यास करो, और जिन जो हमारी कमजोर है उस पे आप चलते रहो। बुक तो साथ में एक दूसरे की कॉपी पेस्ट ही है, आप किसी की भी बुक ले लो। और सबसे बेहतरीन है आप प्रीवियस ईयर के पेपर सेट लगाओ, ठीक है। उससे आपको पता लगता रहेगा प्रीवियस ईयर के पेपर सेट में कि हम कमजोर कहाँ हैं और कहाँ हम मतलब है इस टाइम, और हमें क्या करना चाहिए। तो सर का कहना यही है कि यदि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, वीक है, तो आप उसको पहले बढ़ाए, बाकी आपको जो चल रहा है उसको बराबर लेकर चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर कि आप प्रमोशन कहाँ तक पा सकते हैं और क्या स्टेशन मास्टर से प्रमोशन होकर DRM तक भी पहुंचा जा सकता है? देखो DRM तो नहीं पहुंच सकते, मतलब DRM तो एक क्लास अफसर में सबसे ऊंची रैंकों में से एक है, लेकिन आप सीनियर DOM तक तो पहुंच सकते हो। अभी जैसे 5 साल का आपका 4200 में 5 साल हुए। अभी इनिशियल जो हो गया वो पहले 2800 था, ASM होता था, अब ASM की पोस्ट खत्म करके डायरेक्ट 4200 हो गया इनिशियल। तो आप 5 साल जहाँ आपके इसमें हुए एओम इसमें स्टेशन मास्टर में, तो आप डायरेक्ट एओम का पेपर दे सकते हो। अगर आप उसमें सिलेक्ट होते हो तो एओम के बाद आप डीओम के बाद सीनियर डीओम, ठीक है, सीनियर DSO, या सीनियर DSO तक तो पहुंच ही जाओगे। अभी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो सीनियर DSO तक पहुंचे, जैसे हमारे अनिल शर्मा जी थे, वो सीनियर DSO पद से रिटायर हुए, स्टेशन मास्टर भर्ती हुए थे। और अगर आप वहां भी नहीं जाते तो यहाँ आप 5400 ग्रेड तक जा सकते हो। अगर आप 30 साल की नौकरी कर रहे हैं अपनी तो पहुंच सकते हो। तो सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी RRB ग्रुप D जो लेवल 1 की वैकेंसीज आ रही है, क्या उनके थ्रू भी स्टेशन मास्टर बना जा सकता है प्रमोशन के द्वारा? हाँ देखो, अगर आप पॉइंट्समैन हो, मतलब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप ग्रुप D के उसमें
जो ये है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इसे छोड़ के आप कहीं भी अगर होते हो तो 3 साल आपके जहाँ अपने ग्रेड में पूरे हुए, उसके बाद प्रमोशन के लिए हर साल फॉर्म निकलते हैं। हमारे यहीं से कई बच्चे अभी 3 लड़के ट्रेनिंग पे गए हुए हैं पॉइंट्समैन, वो पॉइंट्समैन थे यहाँ पे ग्रुप डी में, और लगभग 4-4 5-5 साल की उनकी नौकरी हुई थी, उसी के अंदर वो उसमें गुड्स कार्ड के लिए सिलेक्ट हो गए। ठीक है, तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी के थ्रू आते हो तो उसके बाद भी आपको प्रमोशन के पूरे चांस मिलते हैं। हमारे इस पूरे सेक्शन में कई स्टेशन मास्टर हैं, कई वो हैं जो गेटमैन थे या कुछ और थे, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। तो रेलवे में आना ही बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों सर का कहना है कि यदि आप ग्रुप डी से भी सिलेक्ट होते हैं तो आप तब भी स्टेशन मास्टर बन जाए, क्योंकि ग्रुप डी आपका एक दरवाजा हो गया जिससे कि आप एक घर में एंट्री कर जाओगे, उसके बाद आप बहुत बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हो। तो जो वर्तमान में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने को कभी भी कम ना समझे, ग्रुप डी की नौकरी कम नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत प्रमोशन तक भी पहुंचा सकती है। तो सर हम पूछना चाहते हैं कि क्या स्टेशन मास्टर सही है या इससे अलग और कोई डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है आपकी नज़र में? देखो साथियों, अगर आप मेहनत से नहीं डरते, मतलब आपकी वर्किंग अच्छी है, तो भाई देखो कहीं भी रहोगे आप काम तो करना पड़ेगा। नौकरी का मतलब ही है कि हम किसी के नौकर हैं, और भारत सरकार के एक ऐसे डिपार्टमेंट जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और उसका जो फेस होता है वो स्टेशन मास्टर और ड्राइवर होते हैं। तो आप एक फेस वाली नौकरी कर रहे हैं, आपको यहाँ पब्लिक डीलिंग भी करनी, लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज स्टेशन पे अगर बल्ब भी खराब होगा तो उसके बदलने के लिए जो मीमो आएगा उस पे भी आपके साइन होंगे। तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हो। ठीक है, पहले अंग्रेजों के टाइम तो ये था कि स्टेशन मास्टर आईएएस इक्वल हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत सारी है, तो डिपार्टमेंट तो कोई बुरा नहीं होता, आपकी सोच अच्छी और बुरी होती है। ठीक है, स्टेशन मास्टर मान लो रिस्पॉन्सिबल जॉब है, लेकिन ये सब तो है नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा है कि घर में बिठा के खिला देगा आपको। तो स्टेशन मास्टर भी एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। तो सर हमारा एक क्वेश्चन ये है कि आपका स्पेशल वर्क क्या रहता है रेलवे के अंदर? मैंने जैसा आपको बताया कि स्टेशन पे कोई भी मूवमेंट होगी, जैसे पिछले स्टेशन मास्टर हमें गाड़ी लिखवाएगा, ठीक है, तो उसके चलने से लेके और अगले स्टेशन तक पहुंचने तक सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। ठीक है, अब उस गाड़ी को हमें रोकना है, हम अपने खंड नियंत्रक यानी कंट्रोल से बात करके उसमें वो करते हैं। अब कोई भी चीज होगी, जैसे भाई साहब एसएनटी डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हें अभी रिले रूम खोलना, तो उसके लिए भी इन्हें स्टेशन मास्टर को सूचित करना पड़ेगा, उसके बिना ये चाबी तक नहीं ले सकते। यात्रियों की सुविधा, कोई भी यात्री को असुविधा नहीं हो रही हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म का उसे पता ना हो, वो आके अगर इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हो पा रहा तो वो स्टेशन मास्टर से मिलेगा। उसे कोई और प्रॉब्लम है तब भी वो स्टेशन मास्टर से मिलेगा, यानी पब्लिक डीलिंग भी है, और भाई ये भी है, गाड़ियों का सुरक्षित संचालन भी है। तो यानी कि सीधे तौर से कहा जा सकता है कि स्टेशन मास्टर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, जो कि स्टेशन के एक तरीके से मालिक ही माना जा सकता है कि स्टेशन के मालिक है, इनके बिना स्टेशन पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं सर से। तो सर क्या ये जो आप स्टेशन मास्टर बने हैं तो उससे पहले आपने पढ़ाई कहाँ पे की है? सेल्फ स्टडी की है या आपने कोई कोचिंग की थी, ये बताएं। नहीं, मैं देवबंद में खालिद सर है, देवबंद आपने सुना होगा, प्रसिद्ध है बाला सुंदरी मंदिर के लिए, दारुल के लिए, वहाँ पे खालिद सर का एक सेंटर है सक्सेस पॉइंट, मैं वहाँ तैयारी करी, वहाँ से लगभग कई हजार बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है अभी भी, और सर अभी भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पहले तो हम पढ़ाई में ऐसे ही थे, मतलब आप सोच के यकीन नहीं मानोगे कि मेरी 10वीं में 3rd डिवीजन थी, फिर इंटर में थोड़ा रैंक अच्छी आई, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी 1st डिवीजन आई, लेकिन मतलब पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाह थे। तो सर के पास जब हम गए तो सर ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरी, उन्होंने मतलब मार कम दी लेकिन बातों की मार बहुत ज्यादा दी, मतलब बातें ऐसी कहते थे कि रुला देते थे। कई बार तो यह आया कि छोड़ दो उनके पास से पढ़ना, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि वो हमारे फायदे के लिए ही सोच रहे, तब जाके कंपटीशन बढ़ा। हम 2-3 कमरे लेके वहीं सर के पास ही रहते थे, और 12 बच्चे थे हम, उस टाइम के 12 स्टूडेंट थे, तो 12 के 12 सारे के सारे ग्रेजुएशन की नौकरियों पे ही हैं सारे।
मतलब ग्रुप सी की नौकरियों पे ही हैं 12 के 12, एक पूरे उसमें से 12 बच्चे ही निकलना बहुत बड़ी बात है जी। हम लोगों में क्या होता था कि हम कंपटीशन आपस में ही करते थे जी कि एक प्रैक्टिस सेट रख लिया कि कौन तेजी से करेगा, जी और उसमें एक दूसरे की कॉफियां चेक करते थे, फिर अपनी गलतियां मैच ढूंढते थे, उसके बाद जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन देता था उस सॉल्यूशन पे अमल करते थे, फिर ग्रुप डिस्कशन चलती थी, तो मतलब मजा आता था पढ़ने में, जी। और सर भी बहुत हेल्पफुल थे। तो देखिए दोस्तों, सर ने आपको कितना अच्छा बताया है कि पढ़ने का तरीका क्या होता है। आप 2 से 4 अपने स्टूडेंट का ग्रुप बनाए, उनमें आप प्रैक्टिस सेट करें, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो सर, इसके लिए कौन सी डिग्री होनी चाहिए स्टेशन मास्टर बनने के लिए, या नॉर्मल डिग्री क्या हो सकती है? इसके लिए आप खाली ग्रेजुएशन हो, किसी भी उससे हो, एक मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, तो आप एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हो। एनटीपीसी में भी दो है, एक अपर एक लोअर, मतलब जो 12th बेस है एनटीपीसी, और एक ग्रेजुएशन बेस है। ग्रेजुएशन बेस में स्टेशन मास्टर हो गया, गार्ड हो गया, कॉमर्शियल सीएमआई हो गए, जैसे सीए टीए और स्टेशन मास्टर तो अब मर्जी हो गए, ठीक है, ये होते हैं इसमें। जी। तो सर, अधिकतर सभी स्टूडेंट का, या जो तैयारी करते हैं, जो स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, तो उनका सभी का एक सपना रहता है कि स्टेशन मास्टर की सैलरी कितनी रहती है। तो सर, आप अपनी सैलरी कितनी रहती है, आप बता सकते हैं? देखो ये मैनर्स नहीं होते कि लड़कियों से उम्र और मास उससे मतलब आदमी से उसकी सैलरी पूछे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर आप इनिशियल भर्ती होते हो जी तो इनिशियल में आपको क्या होता है, आपका पे ग्रेड 36,600 से शुरू होता है, जी अब 4200 में मतलब आपकी पहली सैलरी लगभग 60 के आसपास होगी। जी अभी जैसे मुझे 2015 की मेरी भर्ती है, 2012 वाले फॉर्म निकले थे, 2015 में मुझे अपॉइंटमेंट मिला था, तो अभी मैं 4600 मिलने वाला मुझे अगले साल तक। तो अभी मेरी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास हो जाए, कभी ऊपर नीचे, क्योंकि मैं TILR हूँ, तो मेरे टीए के अनुसार सैलरी ऊपर नीचे होती रहती है। तो देखिए, सर ने बताया है कि यदि आप इनिशियली स्टेशन मास्टर बनते हो तो आपकी लगभग 55 से 60 हज़ार सैलरी बन सकती है, और जैसे जैसे आप वर्किंग करते जाएंगे, आपका समय होता जाएगा, तो सैलरी में इंक्रीमेंट लगता जाएगा, तो आपकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो अभी सर के पास पिछले स्टेशन से कॉल आई है, कोई गाड़ी का मूवमेंट है जिसके लिए सर के पास कॉल आई है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सर से। तो सर, क्या एज लिमिट रहनी चाहिए? एज लिमिट तो शायद मेरे हिसाब से इसमें 32 है, शायद 35 है, नहीं 21 से 35 है। देखो एज लिमिट मैं अभी कह नहीं सकता क्योंकि देखा नहीं शायद, लेकिन शायद 35 या 36 साल तक है इसमें। और दोस्तों आप एक बार चेक कर लेना, एनटीपीसी के तो फॉर्म लोगों ने भर ही लिए, लेकिन ग्रुप डी में एज लिमिट जो है वो एनटीपीसी से ज्यादा है। तो सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, या कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, अभी हाल ही में फॉर्म भी ओपन हुए थे, और 2025 चल गया है, और जून जुलाई के आसपास एग्जाम भी होने हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखो साथियों, आप लोगों को आपकी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन साथियों आप लोग क्या करें, आप लगातार रोज कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो आप लगातार लगाएं। और प्रैक्टिस सेट लगाने का जो तरीका है वो ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाकर उसे छोड़ दें। आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट को लगाएं। आप जैसे मान लो एक बुक ले लिया आपने, किसी भी प्रकाशन की आप बुक ले लो, उसके बाद उसमें लगातार प्रैक्टिस सेट लगाओ, और उसके बाद उसे आप मार्किंग करोगे, बिल्कुल अब ईमानदारी से मार्किंग करो, और उस दिन की डेट डाल के अपना स्कोर उसके ऊपर लिख दो। उसके बाद क्या करो, उसमें आप ये देखो कि मैंने गलत कितने किए और मैंने तुक्के कितने मारे, और उस दिन उसी टॉपिक को आप चेक करो। जैसे मैथ में आपने टाइम एंड वर्क हो गया कि आज मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के गलत हुए, तो उस दिन आप चाहे किसी बुक से निकाल लो, यूट्यूब से सर्च मारो, या प्रीवियस ईयर निकाल लो, सारे के सारे आप टाइम एंड वर्क के जितने भी टॉपिक हैं, मतलब जितने भी टाइप हैं उसके, वो सारे खत्म करो। ऐसे ही आप साइंस में करो, ऐसे ही आप उसमें जीएस में करो, रीजनिंग में करो। जैसे रीजनिंग में मान लो आपके कैलेंडर, एक वो बात है कि आपके आज कैलेंडर गलत हुआ सबसे ज्यादा, तो आज आप कैलेंडर खत्म कर दो। तो इससे आपका क्या होगा, रोज एक चैप्टर जीएस का, एक
रीजनिंग का और एक मैथ का खत्म होता रहेगा। इतने तो 30 दिन में चैप्टर भी नहीं है। मान लो उस बुक में 30 टेस्ट थे, तो आप लगाते हुए चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप 30 दिन के बाद दोबारा लगाने शुरू करो। आपके मान लो पहले दिन 25 नंबर आए थे, तो जब आप करते हुए जाओगे तो 30 दिन में 30 चैप्टर हर सब्जेक्ट के खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब आप शुरू से उसे लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि कितना आपका प्रोग्रेस हुआ। और उसके साथ साथ आपको क्या करना, जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे या जो आपका गलत हुआ था, जीएस का क्वेश्चन या कोई मैथ का अच्छा क्वेश्चन लगा, तो वो आपको एक रजिस्टर में नोट करना और रोज सुबह उठ के उसे रिवीजन करना। तो आप जब देखोगे ना कि आपके 25 जो 31वें दिन आप दोबारा आओगे उस क्वेश्चन पे, उस पे सेट पे, तो आप देखोगे कि आपके 25 नंबर ना 75 में बन जाएंगे। तो आपका क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रियल फैमिली में आप लोगों का स्वागत करने के लिए हम आतुर हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, सर का कहना यही है कि यदि आप रेगुलर स्टडी करते हैं और रोज अपना प्रैक्टिस सेट यूज करते हैं या लगाते हैं उसको सोल्व करते हैं, तो आप जरूर एनटीपीसी क्वालिफाई कर जाओगे। और जल्द ही सीबीटी 1 की भी जो अनाउंसमेंट हो जाएगी, जल्द ही एग्जाम सीबीटी 1 का भी होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।